बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ओवरऑल ये जो बुक हम यूज कर रहे हैं, इस बुक में परचेजिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के नाम की ये बुक है। फोर्थ एडिशन इसका हमारे पास अवेलेबल है। और इस बुक में से जो है वो इनिशियली हमने इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें एक ही चैप्टर था, वो हमने इंट्रोडक्शन टू परचेजिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो पार्ट टू है, ऑपरेशंस एंड स्ट्रक्चर, इस पार्ट में से जो है वो चैप्टर टू यानी परचेजिंग प्रोसेस, उसको जो है वो हमने पढ़ा, उसको देखा। और इसके बाद जो है वो पार्ट थ्री जो इसका स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग है, उसमें से चैप्टर सिक्स यानी सप्लाई मैनेजमेंट एंड कमोडिटी स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, ये चैप्टर जो है वो हम देख चुके हैं। इसके साथ साथ जो है वो चैप्टर सेवन यानी सप्लायर एवेल्युएशन एंड सिलेक्शन, ये चैप्टर जो है इस बुक में से हम देख चुके हैं। तो फर्दर जो हमारा एजेंडा है या होगा, इसके हवाले से जो ज्यादा इम्पोर्टेंट, इसके हवाले से चैप्टर्स अब बाकी हैं जिनको आपको नोट कर लेना चाहिए, उनको पढ़ना है लाजमन, और उसी को जो है वो फोकस रखना है। अलॉन्ग विद द लॉजिस्टिक टॉपिक्स जो है वो आपको बाद में बताए जाएंगे। अभी जो प्रोक्योरमेंट एंड सोर्सिंग से रेलेवेंट ये बुक है, इसमें से जो टॉपिक आपके या चैप्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जो है वो आप मार्क कर सकते हैं। चैप्टर 9 जो है वो सप्लायर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से है, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड क्लास सप्लाई बेस। आप जब अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करते हैं, सप्लाई मैनेजमेंट की बात करते हैं, परचेजिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के हवाले से प्रोक्योरमेंट एंड सोर्सिंग की बात करते हैं, तो वर्ल्ड क्लास सप्लाई बेस आपने बनानी है, आपने अपने सप्लायर को डेवलप करना है, अपने सप्लायर्स को डेवलप करना है। तो ये जो है चैप्टर 9 हमें इस हवाले से मदद दे सकता है। इसके बाद जो है स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग प्रोसेस के अंदर तीन चैप्टर्स जो है वो हमारे इंपॉर्टेंट हैं। वो जो है वो चैप्टर 11, जिसके अंदर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। सही, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर कॉस्ट भी जो है, अगर चाहिए फाइनेंस का पार्ट भी हो सकता है, लेकिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट भी है कि आपने जो है वो अपने कॉस्ट को किस तरह मैनेज करना है। इसी तरह चैप्टर 12 यानी परचेजिंग एंड सप्लाई चेन एनालिसिस टूल्स एंड टेक्निक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और चैप्टर 13 नेगोशिएशन, तो नेगोशिएशन जो है ये चैप्टर भी जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये चार चैप्टर्स जो है वो जो बहुत ज्यादा हम इस पे एम्फिसाइज करेंगे। फर्दर भी ये बुक एक अच्छी किताब है जिसको जो है वो पढ़ा जा सकता है, जिसको जो है वो समझा जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली इसके हवाले से जो है वो तैयारी रखनी है। और इसमें जो है वो जैसे मिसाल के तौर पर चैप्टर 9 की बात की और चैप्टर 11 की बात की, इन दो चैप्टर्स के बाद जो है या बल्कि चैप्टर 9 की कंप्लीशन के साथ, इसकी रीडिंग के साथ ही जो है वो क्विज की तरफ हम जाएंगे। सही है, चैप्टर 9 की बेस पर जो है वो एक क्विज होगा इंशाल्लाह। और इसी तरह आगे के जो तीन चैप्टर्स हैं उनमें से भी जो है वो एक क्विज और हो जाएगा। और इस तरह हमारा ये मामला अख्ताम की तरफ पहुंचेगा। सही, ये बुक ऑलरेडी आप लोगों के पास मौजूद है और एक अच्छी बुक है, और इसके अकॉर्डिंगली जो है वो इस पे आप लोग इससे रीडिंग कर सकते हैं। अब फोकस करना है जो हमारा करंट जो सिचुएशन है, इसके अंदर जो फोकस होगा वो चैप्टर 9 के ऊपर होगा। सही, चैप्टर 9 के ऊपर होगा और इसको जो है वो पढ़ना है, इसको रीडिंग करनी है। SQ3R मेथड हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, और अगर नहीं सीखा हुआ तो SQ3R मेथड जो है वो गूगल से हम सीख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो इसकी जो है वो इसकी लर्निंग कर सकते हैं। सही, तो चैप्टर 9 को एक दफा हम यहाँ भी गो थ्रू कर लेते हैं, ताकि इसको बाद में जो है वो SQ3R मेथड को ही हम यहाँ अप्लाई भी कर लेते हैं, ताकि प्रैक्टिकली जो है एग्जांपल भी हमारे सामने आ जाए कि किस तरह जो है वो SQ3R मेथड यूज होता है। SQ3R मेथड ऑलरेडी हमने डिफाइन किया था कि एस से मुराद जो है वो सर्वे है। कोई भी कंटेंट जो हमें पढ़ना है, जैसे अभी ये चैप्टर हमने पढ़ना है, तो इसका सर्वे कर लेंगे, इसमें से जो है वो हेडिंग्स देख लेंगे, इसकी फिगर्स एक नजर गुजार लेंगे, तो ये सर्वे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, अपने आप से सवाल करेंगे कि इस बारे में क्या जानते हैं, तो ये दूसरा स्टेप हो जाएगा। और उसके बाद 3R से मुराद जो है इसकी रीडिंग, रिसाइटिंग और रिवीजन। तो SQ3R मेथड के थ्रू जो है वो हमें किसी चीज को याद रख सकते हैं, उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं। चैप्टर 9 हम सबसे पहले सर्वे के अंदर जो हमारा टॉपिक है, सप्लायर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड क्लास सप्लाई बेस, तो ये जो है सप्लायर मैनेजमेंट के अंदर जो है ये इन्होंने इसकी हेडिंग दी।
और इसके साथ जो है अगर हम इसको देखें चैप्टर की आउटलाइन खुद यहाँ पर जो इन्होंने हमें पेज नंबर पीडीएफ पेज नंबर 337 और बुक पब्लिश पेज नंबर 306 पे जो चैप्टर आउटलाइन दी है उसी में से हम इसका स्ट्रक्चर चैप्टर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं किस तरह कि सप्लायर परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर जो है इन्होंने सब टॉपिक दो दिए हैं। तो ये मेन टॉपिक जो है सप्लायर परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, उसके अंदर दो टॉपिक हैं जिनको हम सप्लायर मेजरमेंट डिस्कशंस डिसीजंस और टाइप्स ऑफ सप्लायर मेजरमेंट टेक्निक्स के नाम से समझ सकते हैं। तो ये जो है मेन टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है। इसी तरह दूसरा मेन टॉपिक जो यहाँ पर दिया गया है रैशनलाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन क्रिएटिंग अ मैनेजेबल सप्लाई बेस, इसके अंदर फर्दर हमारे पास जो है कुछ सब टॉपिक्स दिए गए हैं। तीसरा सब टॉपिक्स हमारे पास सप्लायर डेवलपमेंट है, जैसा कि टाइटल के अंदर भी बात आई थी कि सप्लायर को हम डेवलप करेंगे, अगर हमारी वो डिजायर्ड लेवल पे नहीं है तो उस सूरत में जो है उसको डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। तो इसमें कुछ चीजें मौजूद हैं, डायग्राम्स वगैरह मौजूद हैं जिसके जरिए हमें पता चलेगा कि किस तरह जो है वो सप्लायर को डेवलप किया जा सकता है, किन सप्लायर को डेवलप करना है, उस डायग्राम के जरिए हम देख सकेंगे। फिर इसी इसके भी सब टॉपिक्स हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। और फिर फर्दर जो है ओवरकमिंग द बैरियर्स टू सप्लायर डेवलपमेंट, किस तरह सप्लायर को डेवलप करने के हवाले से जो बैरियर्स होते हैं उनको किस तरह काबू पाया जा सकता है। तो ये जो है ये कुछ हमारे पास फर्दर इन्होंने कंक्लूजन की टर्म्स और चीजों को डिफाइन किया है। तो ये एक लिहाज से जो है वो हमारे पास आउटलाइन सामने आ गई इस चैप्टर की। फर्दर जो है अगर हम इसको सर्वे करें तो इसमें मेजरमेंट की बात की जा रही है, फिर उसके अंदर जो है वो मेजरमेंट डिसीजन, सही, व्हाट टू मेजर, क्या मेजर करना है, किस अंदाज में मेजर करना है। सप्लायर के हवाले से जब आप मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तो डिलीवरी परफॉर्मेंस एक इसका वो हो सकता है मेजरमेंट के, टाइमली उसने डिलीवर किया या नहीं किया। फिर इसी तरह क्वालिटी परफॉर्मेंस, जो आपका जो कंटेंट था, जो क्वालिटी थी, वो किस नौयत की थी, ये जो है। फिर इसी तरह कॉस्ट रिडक्शन, जो सप्लायर ने आपको सामान दिया उसकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हुई या जो है मार्केट से आपको मजीद महंगा पड़ा। तो ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स आपके सामने आ गए कि आपने क्या मेजर करना है, कॉस्ट को मेजर करना है या क्वालिटी को मेजर करना है या डिलीवरी परफॉर्मेंस को मेजर करना है। तो यहाँ पर जो है वो मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग फ्रिक्वेंसी जो है ये भी तय करनी होगी कि आपने मिसाल के तौर पर माहाना जो है वो मेजरमेंट करनी है, सालाना करनी है, क्वार्टरली करनी है, हाफ ईयरली करनी है या एज पर नीड करनी है। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो सकती है, आप अपने हिसाब से वीकली बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो ये जो है ये आप मेजरमेंट करेंगे। फिर इसी तरह क्वालिटी क्वालिटी के हवाले से हमने मेजर करने की जब बात की थी तो ये कुछ फैक्टर्स और उसकी डिस्क्रिप्शन हमारे सामने आ गई। मिसाल के तौर पर क्वालिटी के अंदर प्रॉब्लम रिजोल्यूशन एबिलिटी, जो आपका सप्लायर है क्या वो प्रॉब्लम्स को, प्रोडक्ट की अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसको जो है वो रिजॉल्व करने की एबिलिटी रखता भी है या नहीं रखता। तो ये जो है ये आप मेजर कर सकते हैं। और इसी तरह जो है वो आप जो है वो इसको मेजर कर सकते हैं कि टेक्निकल एबिलिटी और ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें क्वालिटी सर्विस फैक्टर्स के अंदर आ जाएंगे। और इसके अंदर जो है हमारे पास ये मल्टीपल फैक्टर्स मौजूद हैं। ऑलरेडी हम जानते हैं कि फैक्टर्स जो है ये हमारे लिए डिसीजन मेकिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। कौन सा फैक्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये हम फैक्टर्स के जरिए आइडेंटिफाई करते हैं। फिर इसी तरह टाइप्स ऑफ सप्लायर मेजरमेंट टेक्निक्स के हवाले से बात कर रहे हैं तो ये कुछ टेक्निक्स आपको बताएंगे। और उनमें से पहली टेक्निक है कैटेगरिकल सिस्टम। कैटेगरिकल सिस्टम के अंदर जो है वो यानी ये मुख्तलिफ तीन सिस्टम्स हमें इन्होंने बताए, उनमें से हर एक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और उसके यूजर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो कैटेगरिकल सिस्टम जो है वो उसके एडवांटेज क्या है, इसको इजी टू इम्प्लीमेंट है। मिसाल के तौर पर कैटेगरिकल के अंदर हम कह सकते हैं कि ये जो है डिफरेंट सप्लायर को आप डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रहे होंगे तो ये इजी टू इम्प्लीमेंट है, आसानी से इम्प्लीमेंट हो सकता है। फिर इसी तरह रिक्वायर्स मिनिमल डेटा, इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा डेटा नहीं चाहिए। इसी तरह डिफरेंट पर्सनल कंट्रीब्यूट, डिफरेंट अफराद का जो है इसमें कंट्रीब्यूशन हो सकता है। और फिर इसी तरह गुड फॉर फर्म्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज, जिन फर्म्स के पास छोटे या मुख्तसर रिसोर्सेज हैं, कम लोग हैं, कम बजट्स हैं, तो उनमें जो है ये कारआमद हो सकता है। लो कॉस्ट सिस्टम है, इसके अंदर ये नहीं आपको मेजर करने के लिए कोई मसला नहीं है, आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं लगेगी। लेकिन जहां एडवांटेजेस हैं वहीं पर डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या है, लेस रिलायबल है,
इसमें लीस्ट रिलायबल है, इसके अंदर जो है रिलायबिलिटी आपके पास कम है। और फिर इसी तरह लेस फ्रीक्वेंट जनरेशन ऑफ इवेल्युएशन, सही। आप निस्बतन कम इसकी जो है फ्रीक्वेंसी के साथ जो है, क्योंकि आपके पास न्यूमेरिकल डेटा इसमें कम होगा या नहीं होगा, तो इसको जो है फ्रीक्वेंसी के साथ जो है बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। इसके मुकाबले में जैसे कॉस्ट वाला है और दूसरा है, तो उसमें न्यूमेरिकल डेटा होगा, तो आप जो है वो उसको वीकली या इवन डेली बेसिस पे भी जो है वो आप फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं अगर जरूरत हो तो। फिर इसी तरह मोस्ट सब्जेक्टिव, सही है। इसमें क्योंकि कैटेगरी क्रिएशन जो है ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, आपकी पसंद नापसंद जो है वो इसमें हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप अच्छे सप्लायर, बुरे सप्लायर, दरमियाने सप्लायर, ये कैटेगरीज कर रहे होंगे, तो ये जो है ये सब्जेक्टिव है ना, अच्छा बुरा होना ये एक सब्जेक्टिव चीज है। फिर इसी तरह यूजुअली मैनुअल, इसमें कंप्यूटर बेसिस बहुत कम इस्तेमाल हो रही होंगी, ज्यादातर जो है मैनुअल काम किया जा रहा होगा। अब इस सिस्टम के यूजर्स कौन कौन से होते हैं? स्मॉल फर्म्स, सही। जैसे इसमें बात हुई लो कॉस्ट सिस्टम है, इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, तो स्मॉल फर्म्स के लिए जो है वो इस तरह का काम ज्यादा मुफीद होता है, जिसमें जो है बहुत ज्यादा कॉस्ट रिक्वायर्ड ना हो। फिर इसी तरह फर्म्स इन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड इवेल्युएशन सिस्टम, जब तक आपका प्रॉपर अगले जो सिस्टम्स हम पढ़ेंगे उन सिस्टम्स की डेवलपमेंट जब तक नहीं हो रही, जब तक जो है वो आप इस सिस्टम को अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो ये जो है ये कैटेगरिकल सिस्टम के बारे में हमने जाना, यानी जो पहला सिस्टम हमने देखा कैटेगरिकल सिस्टम, इसके एडवांटेजेस यहाँ पर आ गए, डिसएडवांटेजेस आ गए, और उसके यूजर्स कौन कौन से हो सकते हैं। फिर अब दूसरा सिस्टम जो हमारे पास है वो वेटेड पॉइंट सिस्टम है। उसके पहले हम देख लेते हैं कि मोस्ट फर्म्स कैन यूज दिस अप्रोच। वेटेड पॉइंट सिस्टम ये वही है, ऑलरेडी हम इसको जो है वो जानते भी हैं, समझते भी हैं, पहले से भी आपने पढ़ा हुआ है, और इस सब्जेक्ट के अंदर सप्लायर सिलेक्शन के अंदर भी हमने मेथड पढ़ा था। तो ये जो है ये यहाँ पर सप्लायर इवेल्युएशन के अंदर भी आपको कारआमद हो सकता है। तो इसके एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज है फ्लेक्सिबल, सही। इसमें चूंकि फैक्टर्स और एस्पेक्ट और दीगर चीजों को वेटेज आप खुद देते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल है। थोड़ी सी इसमें सब्जेक्टिविटी भी है, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी भी है। इस पे टोटल बाइसनेस या टोटल सब्जेक्टिविटी का क्लेम नहीं किया जा सकता। इस पे हम कह सकते हैं कि ये जो है ये फ्लेक्सिबल सिस्टम है, इसमें दोनों चीजें पाई जाती हैं, सब्जेक्टिविटी भी है, ऑब्जेक्टिविटी भी है। फिर इसी तरह सप्लायर रैंकिंग अलाउड, डिफरेंट सप्लायर्स को आप रैंक दे सकते हैं इसमें। फिर इसी तरह मॉडरेट इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, सही। इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा भी नहीं है, जैसा कि अगले वाले की तरफ हम देखेंगे तो उसमें महसूस हो रहा है कि ज्यादा कॉस्ट होगी, लेकिन इसके साथ साथ पहले वाले के मुकाबले में निस्बतन ज्यादा कॉस्ट होगी, तो मॉडरेट कॉस्ट है इसकी। तो ये जो है ये इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव है। फिर इसी तरह क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स कंबाइंड इनटू अ सिंगल सिस्टम, सही। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स भी इसमें कंबाइन हो गए, जैसा कि फैक्टर्स के अंदर हम देखेंगे कि वो क्वालिटेटिव बेसिस पे होते हैं फैक्टर्स, लेकिन जब हम उसको वेटेज असाइन कर देते हैं तो वो क्वांटिटेटिव बन जाते हैं। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों सिस्टम्स जो है वो इसमें कंबाइन हो रहे होते हैं, तो इसीलिए बहुत ज्यादा फर्म्स जो है ये इसको वेटेड पॉइंट सिस्टम को न सिर्फ इसके अंदर यूज कर रही होती हैं, बल्कि बहुत सारी जगहों पे, जैसे जब हम वेटेज पॉइंट सिस्टम हम पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने देखा था कि इसको जो है हम जिंदगी के अपने पर्सनल लाइफ के फैसलों में भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी जो है इसको अच्छा सा यूज किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस के हवाले से अगर बात करें तो टेंड्स टू फोकस ऑन यूनिट प्राइस, सही, ये इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है। इसी तरह रिक्वायर सम कंप्यूटर सपोर्ट, सही है, ये इसकी लिमिटेशन या डिसएडवांटेज आपके लिहाज से कह सकते हैं। लेकिन आज के दौर में कंप्यूटर जो है वो तकरीबन फर्म्स जो है यूज कर ही रही होती हैं, तो लेकिन फिर भी बहरहाल बहुत सारे जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं वो यूज नहीं कर पा रहे होते, तो उनके लिए जो है ये एक लिमिटेशन या डिसएडवांटेज हो सकता है। तो यूजर्स ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि मोस्ट फर्म्स कैन यूज दिस अप्रोच, बहुत सारी फर्म्स जो है वेटेड पॉइंट सिस्टम जो है वो यूज कर रही होती हैं। तो ये जो है ये हमारे लिए एक जो है फर्दर तफसील आ गई। अच्छा जी, फर्दर जो है वो हमारे पास तीसरा सिस्टम जो है वो तीसरा सिस्टम है हमारा तीसरा सिस्टम कॉस्ट बेस्ड सिस्टम है। और कॉस्ट बेस्ड सिस्टम में जो है वो हमें कॉस्ट बेस्ड सिस्टम में हम देख सकते हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो हमें मेंशन किए गए हैं। और ऑलरेडी हम दोनों बाकी दोनों सिस्टम्स के पढ़ चुके हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। इसमें टोटल कॉस्ट अप्रोच है, यानी इसमें आपकी जो कॉस्ट किसी भी चीज की पड़ रही है उसकी टोटल कॉस्ट को देखा जा रहा होगा। इसी तरह स्पेसिफिक एरियाज ऑफ सप्लायर नॉन परफॉर्मेंस आइडेंटिफाइड, सही। ऐसे कुछ एरियाज हैं जिसमें सप्लायर जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, तो वो यहाँ पर जो है वो
क्लियर हो सकते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्टिव सप्लायर रैंकिंग, यहाँ पर जो है सब्जेक्टिविटी तकरीबन खत्म हो जाएगी, किल हो जाएगी। टोटल क्वांटिटेटिव मेथड है, तो इसमें जो है वो आप टोटल जो है वो ऑब्जेक्टिव वर्किंग होगी। इसमें आपकी पसंद नापसंद के हिसाब से कुछ नहीं होगा, 2 और 2 4 की तरह जो है वो हिसाब किताब हो रहा होगा। तो उसमें ऑब्जेक्टिव सिस्टम रैंकिंग जो है वो सप्लायर रैंकिंग यहाँ पर हो रही होगी। फिर इसी तरह ग्रेटेस्ट पोटेंशियल फॉर लॉन्ग रेंज इम्प्रूवमेंट्स, सही है। इसमें यानी मैनिपुलेशन जो है इतना आसान नहीं है। अगर चल मैनेजर्स, बाज मैनेजर्स जो है वो इसमें भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रेंज में जो है ये आपकी इंप्रूवमेंट के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो एक आध महीने, एक आध हफ्ते, एक आध क्वार्टर के लिए मैनेज करना तो आसान होता है, लेकिन लॉन्ग रेंज के लिए कंटिन्यूस वे में जो है वो इम्प्रूवमेंट जो है वो इसके जरिए पॉसिबल होगी, क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन इतनी आसान नहीं होगी। अब हो गए हमसे जरा सा गिला भी सुनने वाले मामला है कि एडवांटेजेस के साथ साथ इसमें डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। वो क्या है, या लिमिटेशंस भी हम कह सकते हैं, या इसकी कॉस्ट भी आप कह सकते हैं। कॉस्ट सिस्टम की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड। इसमें जो है वो आप सिर्फ मैनुअल सिस्टम की तरफ नहीं चल सकते, विदाउट कंप्यूटर सिस्टम की तरफ इतना आसान नहीं होगा। तो इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉपर आपके पास सिस्टम होना चाहिए। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, लेबर कॉस्ट क्या है, सारी चीजों की कॉस्ट आपको प्रॉपरली पता होनी चाहिए, और पता चलती रहनी चाहिए कंटिन्यूस वे में। इसी तरह मोस्ट कॉम्प्लेक्स, सो इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट हाई, सही है। जब इतना मुफीद है तो इसके लिए आपको टेक्निकल स्टाफ चाहिए होगा, ऐसे लोग चाहिए होंगे जो इन चीजों को समझते भी हों। तो वो जाहिर सी बात है इतना इजीली आपको अवेलेबल नहीं होंगे, उसके लिए आपको जो है खर्चा करना पड़ेगा, कॉस्ट इसकी हाई हो जाएगी। और इसके साथ साथ कंप्यूटर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, ये वाली चीजें आज के दौर में मैनुअल, पहली बात है कोई करेगा नहीं, और करेगा तो वो उसकी दिमागी सेहत पे जो है शक किया जाएगा। तो कॉस्ट, कंप्यूटर के जरिए काम हो रहे होते हैं नॉर्मली, तो उसको जो है वो कंप्यूटर स्किल्स भी रिक्वायर्ड होंगी और कंप्यूटर के रिसोर्सेज भी रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा जी, अब इसके यूजर्स कौन है, लार्जर फर्म्स। नॉर्मली बड़ी फर्म्स जो है वो इस तरह की सिस्टम्स की तरफ जाना अफोर्ड कर पाती हैं, तो वो जो है वो प्रिफेयर करेंगी। इसी तरह फर्म्स विद अ लार्ज सप्लाई बेस, ऐसी फर्म्स खास तौर पे जिनका बहुत ज्यादा सप्लायर्स हैं, बहुत ज्यादा जिनको इवेल्यूशन करनी है, जिनको बाद बाद परफॉर्मेंस करनी, इवेल्यूशन करनी है, सिलेक्शन करनी है, तो ये सारे प्रोसेसेस जिनकी बहुत ज्यादा है, तो वो कॉस्ट बेस्ड सिस्टम की तरफ जा सकते हैं। तो ये जो है ये 3 मेन सिस्टम हैं, और आप इसको इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि एक बहुत ज्यादा जो अब कंपैरिजन ऑफ सप्लायर मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन सिस्टम के हवाले से ये एक बहुत ही जबरदस्त टेबल है, जिसको जो है वो इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं। और इसको जो है वो आप अगर सप्लाई चेन कहीं पर जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो वहां पर इनमें से तीनों में से कोई ना कोई एक सिस्टम जो है वो आपको अप्लाई करना चाहिए, अपने हालात और वाकयात को देखते हुए, अपने मामलात को देखते हुए। अगर स्मॉल फर्म है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, तो उस सूरत में जो है वो कैटेगरिकल सिस्टम। अगर जो है वो बहुत बड़ी फर्म है और बहुत ज्यादा सप्लायर है, कॉस्ट बेस्ड सिस्टम। अदरवाइज वेटेड पॉइंट सिस्टम तो ऑलरेडी हम बहुत सारी जगहों पे पढ़ भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं, और इसको इससे जान नहीं छूटेगी, इसको जो है समझते रहना पड़ेगा, बार बार ये हमारे पास आएगा, सही। वेटेड पॉइंट सिस्टम की ऑलरेडी एक एग्जांपल जो है ये यहाँ पर आपके पास मौजूद है एग्जिबिट 9.3 के अंदर। ऑलरेडी इसके अंदर जो है आपने डिफरेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को, ये जो परफॉर्मेंस कैटेगरी हैं या इंडिकेटर्स हैं, या जिसको हम फैक्टर्स का भी नाम दे रहे थे, इनको यहाँ पर आपने किया, फिर इनको वेट असाइन किया, और फिर इसको स्कोर दिया, सही। तो अब स्कोर की जो है ये इन्होंने मुख्तलिफ उसकी वो दी हुई है। सबसे कम पुअर, 3 जो है वो एवरेज है, और 5 जो है वो एक्सीलेंट है। तो अब 4 का मतलब खुद ब खुद हमें पता चल गया कि एवरेज से बेहतर, अबव एवरेज, बट नॉट एक्सीलेंट, इसके इससे नीचे। फिर इसी तरह तीसरा स्कोर है, एवरेज है। फिर चौथा है, तो ये सारे जो है ये स्कोर हमें यहाँ पर इसकी स्कोर की रेंज मिल गई। तो अब यहाँ पर वेटेड स्कोर बिल्कुल सिंपल सा, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया इससे, ये जो हमारे सामने है, तो जस्ट इससे जो है वो हमारे सामने चीजें आती चली जाएंगी। तो ये जो है ये वेटेड स्कोर मॉडल के थ्रू जो है वो हम डिफरेंट चीजें ऑलरेडी पहले करते आए हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये जो है ये एक मैकेनिज्म हमारे सामने है। फिर इसी तरह कॉस्ट बेस्ड सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें, तो ये कॉस्ट बेस्ड सिस्टम के अंदर इन्होंने जो है ये डिफरेंट सप्लायर्स हैं। मिसाल के तौर पर प्रिंटर नंबर यहाँ पर आ गया, फिर इसकी जो है डिफरेंट सप्लायर्स हैं, उनके यूनिट प्राइस हैं। तो ये जो है ये टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पर इसको मेजर कर रहे होंगे, सही।
इन्होंने यहाँ पर सोर्सेज भी दिए हैं कि ये एक्चुअली कहाँ से, ये कौन सा टेबल कहाँ से लिया है। तो ये अब इसका एक्चुअल सोर्स जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, 1988 का ये आर्टिकल है। फिर इसी तरह जी, कुछ कहना चाह रहे हैं, वरना वो अपने माइक माइक ऑफ कर दें, अगर कुछ नहीं कहना चाह रहे, अगर कहना चाह रहे हैं तो बात कर लें। आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है आपकी, हवा के दोष पे। अच्छा, ज़ुहैब मेरे ख्याल में वहाँ कहीं मसरूफ थे। तो चले, अगर कोई काम हो तो माइक ऑन करें, अदरवाइज माइक ऑफ रखें। तो ये एक इसकी एग्जांपल है हमारे पास, सप्लायर परफॉर्मेंस इंडेक्स कैलकुलेशन विद एडजस्टमेंट फैक्टर। तो ये जो है फर्दर कॉस्ट के हवाले से ही जो है वो कंटिन्यूशन सिस्टम है, इसको थोड़ा सा जो है फर्दर डीप में देखा जा सकता है। और अब यहाँ पर जो है ये मुख्तलिफ इन्होंने कंपनीज का जो है वो दिया हुआ है कि किस तरह जो है वो कंपनीज जो है वो अपना सप्लायर एवेल्यूएशन और मेजरमेंट सिस्टम जो है वो रन कर रही होती हैं। तो बीच बीच में, यानी डायरेक्ट बुक्स पढ़ने का फायदा हमारे पास ये है कि हम जो है कहीं पर रेफर करना होगा फ्यूचर में, आज से 5 साल बाद भी आपको जरूरत पड़ती है, तो आप जो है वो बुक उठा के देख सकते हैं, चीजें हमारे जहन से निकल जाती हैं। तो डायरेक्ट बुक से देखने का फायदा ये होता है कि हम जो है वो फ्यूचर में भी इसको यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब कोई जो है एडवांटेजेस ऑफ आर रैशनलाइज्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड सप्लायर बेस। सप्लाई बेस जो है अगर आपकी रैशनलाइज्ड और ऑप्टिमाइज होगी, अभी जैसे हमारे गेस्ट स्पीकर सेशन के अंदर जो है वो गेस्ट स्पीकर ने एक सवाल पूछा था कि कितने सप्लायर होने चाहिए, सही है। तो स्टूडेंट्स ने जवाब दिया कि दो, मिनिमम दो होने चाहिए। तो बात सही थी कि कम से कम दो हो, ताकि एक से जो है। और ये भी जवाब आया कि डिपेंड करता है कि आपकी फर्म की सिचुएशंस क्या है, तो ये भी एक अच्छा वो है। तो अब यहाँ पर जो इन्होंने बात की है ना, सप्लाई बेस आपकी जो है रैशनलाइज्ड हो और ऑप्टिमाइज्ड हो। तो बेसिकली सिंगल वर्सेस मल्टीपल सप्लायर जो है ये प्रोक्यूरमेंट एंड सोर्सिंग के अंदर ये एक बहुत जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अब इसमें जो है वो ऑप्टिमाइज सिस्टम जो है वो कौन सा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, ये जो है ये डिपेंड करता है। तो ये यहाँ पर हमें उसके एडवांटेजेस जो है वो हमें मिल जाएंगे। फिर इसी तरह इसके जो है ऑप्टिमाइज सिस्टम से फायदे क्या हैं, और उससे फिर इसके जो है वो पॉसिबल रिस्क ऑफ मेंटेनिंग फ्यूअर सप्लायर्स। अगर आप जो है वो कम सप्लायर रख रहे हैं, सिंगल सोर्स कर रहे हैं या फ्यूअर सोर्स कर रहे हैं, तो उस सूरत में जो है वो क्या सिचुएशन होगी आपके, जो है वो सप्लायर जो है वो कम होने की सूरत में क्या नुकसान हो सकते हैं, रिस्क क्या है। तो सप्लायर डिसरप्शन और इस तरह की चीजें जो है यहाँ पर मेंशन की गई हैं, सही है? तो ये जो है ये फॉर्मल अप्रोचेस टू सप्लाई बेस रैशनलाइजेशन। आप जो सप्लाई बेस रैशनलाइज करेंगे उसके कुछ अप्रोचेस हैं, उनमें से पहली जो है वो 2080 रूल है। 2080 रूल जो है वो क्या कहता है कि दिस अप्रोच आइडेंटिफाइज दोज 20% ऑफ सप्लायर रिसीविंग द बल्क ऑफ परचेज स्पेंड और दैट माइनॉरिटी ऑफ सप्लायर्स। यानी ये उसूल ये कहता है कि आपके 20% सप्लायर्स ऐसे हैं जो आपके 80% सप्लाई कर रहे हैं, आपकी परचेजिंग का 80% जो है वो उनको जा रहे हैं, वो पैसे रिसीव कर रहे हैं। तो उनको आप ज्यादा तवज्जो देंगे, ज्यादा जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। 2080 जो जिंदगी में भी आप अगर देखें तो हमारी जिंदगियों में भी इसी तरह होता है कि हमारे 20% काम ऐसे होते हैं जो 80% आउटपुट दे रहे होते हैं, जबकि बाकी रिमेनिंग 80% आउट जो काम है वो 20% दे रहे होते हैं। तो ज्यादा तवज्जो जो है वो आपको 20 वो वाले जो ज्यादा इफेक्टिव काम है उन पे तवज्जो देने की जरूरत है। कोई शख्स जो है वो कोई किसी एक स्किल में अच्छा है, तो वो उस स्किल को फर्दर पॉलिश करेगा, तो उसके नतीजे में जो है उसके लिए मुफीद हो सकता है, सही। और इस तरह ये जो है ये हमारे पास जो है एक डायग्राम है। ये जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि इस डायग्राम के जरिए हम समझ सकते हैं कि कौन से सप्लायर्स को हमें डेवलप करना है और किस तरह करना है। तो ये वाली जो है डायग्राम्स में हम अगर देखें
तो ये जो है ये कमोडिटी ए बी सी डी, हमारे पास ए बी सी 3 कमोडिटीज हैं। इसमें इन्होंने 2 लाइनें ड्रॉ की हुई हैं। एक है वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस, इस चैप्टर का नाम भी जो है वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस से आ रहा था ना, तो ये सबसे ऊपर वाली जो लाइन है, ये लाइन जो ड्रॉ की हुई है डॉटेड लाइन, ये जो है वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस पे बेस कर रही है। और नीचे वाली जो है मिनिमम थ्रेशोल्ड, मिनिमम थ्रेशोल्ड के अंदर के कम से कम आपको इस लेवल का सप्लायर चाहिए कि इससे नीचे वाला जो है सप्लायर, मिसाल के तौर पर आपको एक इतनी क्वांटिटी में माल चाहिए, उससे कम में जो है वो आपको बारह नहीं आता, गाड़ी की कॉस्ट नहीं निकल आती वगैरह वगैरह। तो ये मिनिमम थ्रेशोल्ड है, या क्वालिटी वाइज आपका मिनिमम थ्रेशोल्ड हो सकता है, और XYZ किसी वजह से हो सकता है, और वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस आपके सामने है। तो आपकी मिसाल के तौर पर कमोडिटी ए को अगर हम बेस करें, कमोडिटी ए के अंदर जो है वो अगर हम देखें, तो ये जो है ये इसमें डिफरेंट हमारे पास सप्लायर्स हैं, 1 2 3 4 5 5 सप्लायर्स हैं, और इनमें से मिनिमम थ्रेशोल्ड से नीचे कितने हैं, 2 हैं। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि एलिमिनेट, छुट्टी करें इनकी। सही है, ऐसे सप्लायर नहीं चाहिए जो आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड से भी नीचे लेकर जा रहे हैं, उनको आप एलिमिनेट कर देंगे। एक सप्लायर इनमें से ऐसा है जो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दे रहा है। अच्छा, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दे रहा है तो अच्छी बात है ना, आप सिर्फ उसको सिंगल सोर्स के तौर पर यूज कर लें, लेकिन खतरा क्या होगा कि सिंगल सोर्स के तौर पर जब आप यूज कर रहे होंगे तो उसके नतीजे में आप जो है वो उसके हाथों बाद में मजबूर भी हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको लाजमन जो है वो अल्टरनेट ऑप्शंस को सामने रखना होगा। तो अब यहाँ पर सप्लायर डेवलपमेंट जो इस चैप्टर का नाम था, तो उसमें सप्लायर डेवलपमेंट में वो सप्लायर जो मिनिमम थ्रेशोल्ड से ऊपर है, लेकिन अभी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस पे नहीं आए, उनको आप डेवलप कर सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, उनसे डिस्कशंस कर सकते हैं, उनसे मीटिंग्स कर सकते हैं कि किस तरह वो अपने मामलात को बेहतर करें और वर्ल्ड क्लास बेस पे आ जाएं। फायदा क्या होगा कि जब ये लोग भी वर्ल्ड क्लास बेस पे आ जाएंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे जो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस भी दे रहे होंगे और क्वालिटी वाइज भी अच्छे होंगे, और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगी। तो ये जो है इस चीज को मद्देनजर रखा जा सकता है। तो फर्दर जो है वो हम इसको कंक्लूड करने की तरफ जाते हैं, और इसकी अप्रोचेज हैं ये आप लोग इंशाल्लाह स्टडी करिएगा, और इसको जो है समराइज करते हुए हम आगे मूव करते हैं। और एट द एंड जो है ये सप्लायर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी फॉर इम्प्रूवमेंट, ये स्ट्रेटजी, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपको 8 स्टेप्स में बताया कि सप्लायर को अगर आपने डेवलप करना है इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी। प्रोसेस फॉर इम्प्रूवमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सप्लायर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। सबसे पहले आइडेंटिफाई क्रिटिकल कमोडिटीज फॉर डेवलपमेंट, यानी हर कमोडिटी आपकी बिजनेस में मिसाल के तौर पर 100 कमोडिटीज यूज हो रही हैं, तो सब के सब कमोडिटीज इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। अगर सब कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। तो उसके लिए फिर क्या तरीक़ेकार आप इख्तियार करेंगे कि आप जो है वो जस्ट क्या करेंगे कि उसको जो है वो सप्लायर को जो है वो कमोडिटीज को जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी कमोडिटीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है। उन कमोडिटीज को जो है वो आप उन कमोडिटीज के सप्लायर को जो है आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। तो पहला स्टेप हो गया। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप हमारे पास आ गया कि आइडेंटिफाई क्रिटिकल सप्लायर्स फॉर डेवलपमेंट। तो उसमें बेंचमार्क करेंगे, इसी तरह प्रेटो प्रेटो एनालिसिस यही वाला है जो 80-20 का रूल्स है, इसी को जो है वो हम ये वाला एनालिसिस का नाम देते हैं 80-20 रूल को। फिर इसी तरह फॉर्म क्रॉस फंक्शनल डेवलपमेंट टीम। सही है, इसमें परचेजिंग आ गई, इंजीनियरिंग और क्वालिटी, यानी आपकी विद इन ऑर्गेनाइजेशन आपने क्रॉस फंक्शनल टीम जो है वो आइडेंटिफाई कर ली और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो चीजें फर्दर मैनेज की। मीट दी सप्लायर्स टॉप मैनेजमेंट टीम, आप अपने सप्लायर से टाइम लेंगे, उससे मीटिंग करेंगे। फिर इसी तरह आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोबेबिलिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, दोनों डिस्कस करेंगे कि भाई अभी करंट क्या सिचुएशन है। ये वो सप्लायर्स होंगे, ऑलरेडी हम जो ऊपर वाले ग्राफ के अंदर देख के आए हुए हैं कि जो मिनिमम थ्रेशोल्ड से ऊपर है, लेकिन जो है वो वर्ल्ड क्लास सप्लाई बेस पे अभी नहीं पहुंच पाए। तो आप वर्ल्ड क्लास सप्लाई बेस तक पहुंचने के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड है, वो आप लोग जो है वो अपनी दोनों टीम्स के जरिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की टीम और उनकी टीम जो है वो डिस्कस करेंगी और उसको तय करेंगी। डिफाइन की मैट्रिक्स, सही है, आप तय करेंगे कि किन बिहाफ पे हम, कैसे पता चलेगा कि हम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, हम अचीव कर रहे हैं अपने टारगेट्स की तरफ। और फिर रीच एग्रीमेंट ऑन की ऑब्जेक्टिव्स, और उसके बाद जो है मॉनिटर स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड मॉडिफाई स्ट्रेटजीज एज अप्रोप्रिएट, जब जैसी जरूरत होगी उसको मॉडिफाई करेंगे। इसका भी जो सोर्स है यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, 1998 का ये आर्टिकल है, और ये जो है इन्होंने यहाँ पर उसको रेफर किया हुआ है। तो अच्छी बात है कि इसको हम जो है वो देख सकते हैं, उसी स्टेप बाय स्टेप फर्दर उसकी डिटेल्स हैं, आप बहुत इजीली इसको पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो है फर्दर हम इसको अगर देखें
फिर इसी तरह सप्लायर डेवलपमेंट एफर्ट्स दैट समटाइम्स डोंट वर्क, बाज औकात सप्लायर डेवलपमेंट एफर्ट्स जो है वो काम नहीं करती, तो ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है आपको आपके हर एफर्ट्स का नतीजा मिल जाए। और फिर अगर इसमें कोई बैरियर्स आ रहे हैं तो उसको जो है वो किस तरह ओवरकम करना है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट एक्टिविटीज, हैंड ऑन, इसी तरह इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स की तरफ जा सकते हैं वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। फिर इसी तरह बायर स्पेसिफिक बैरियर्स हैं, इसी तरह इन्होंने डिफरेंट बैरियर्स को जो है वो नाम दिया हुआ है, तो उनको जो है वो देखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली हम आगे मूव कर सकते हैं। तो ये जो है ये SQ3R के मेथड को अगर हम देखें तो इस चैप्टर के अंदर हमने सर्वे जो है वो एक किया और हमारे सामने कोई ना कोई खाका बन गया। अब हम अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि हम इस बारे में पहले से क्या जानते हैं। सप्लायर बेस के हवाले से ऑलरेडी हमने जो है वो इसके अंदर जो वेटेड एवरेज का जो मेथड है, वेटेड पॉइंट मेथड है, वो ऑलरेडी हम जानते थे, ये हमारे क्वेश्चन से पता चला कि ये चीज हम जानते थे। क्या चीज नहीं जानते थे, कॉस्ट वाला जो है वो हमारे लिए कुछ नया महसूस हो सकता है, अगर जिन लोगों का बैकग्राउंड नहीं है फाइनेंस का उनके लिए कॉस्ट वाला जो है वो न्यू हो सकता है, और जिनका फाइनेंस का है उनका भी सप्लाई चेन के साथ कॉस्ट मिलके किस तरह जो है वो काम कर सकती है, उनके लिए ये एक नई बात हो सकती है। आसान वाला जो है कैटेगरिकल सिस्टम, ये एक आसान सा जो हम कर रहे होते हैं लेकिन हमें उसका नाम नहीं पता था, वो भी पता चल गया। तो ये सप्लाई सर्वे क्वेश्चन SQ3R मेथड के अंदर सर्वे और क्वेश्चन जो है वो हमें पता चल गया। अब 3R के अंदर अगला R है रीडिंग, वो आपने करनी है इस हफ्ते के अंदर, इस चैप्टर की रीडिंग करनी है। और फिर उसको जो है वो जब भी आप पढ़ें, जितनी देर पढ़ें, आधा घंटा पढ़ें, तो उसके बाद जो है उसको उसके पॉइंट्स बना लें अपने जहन में, या बल्कि बेहतर है नोटबुक पे, वर्ड पे, कि हमने ये पॉइंट्स जो है इसमें से अखज किए, इसमें से हमने ये पॉइंट जाने। तो उसके बाद जो है वो उसको जब अगले हफ्ते आने से पहले रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि मुमकिन है कि अगले हफ्ते इस चैप्टर पे क्विज आपका इंतजार कर रहा हो। तो अब तक के लिए जो है वो इतना ही जो है, ये हम रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे। तो जज़ाकमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।